नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए आशापूर्णा देवी का तृतीय उपन्यास बकुल कथा का प्रथम अध्याय। अब तक तो आप जान ही चुके होंगे कि भारतीय समाज, विशेषकर बंगाली समाज के जीवन को आलोकित करने वाले कालक्रम से उनके 3 उपन्यास प्रथम प्रतिश्रुति, स्वर्णलता और बकुल कथा में मिलता है। प्रथम प्रतिश्रुति और स्वर्णलता आप सुन ही चुके हैं। अब आता है बकुल कथा। सत्यवती की कहानी है प्रथम प्रतिश्रुति, जिससे हमें उस काल और उस काल के स्त्रियों की अवस्था का पता चलता है। स्वर्णलता सत्यवती की बेटी और स्वर्णलता की बेटी है बकुल। इस उपन्यास के माध्यम से लेखिका ने इसमें शताब्दी के आधुनिकतम चरण के सामाजिक इतिहास के आचार विचार व्यवहार और युग के संघर्ष से उत्पन्न रूप का चित्रण बड़े ही अद्भुत और दुर्लभ ढंग से किया है। स्वर्णलता तो आपने सुना ही है। उसके बाद का युग, अगले चरण की कहानी हमें बकुल कथा में मिलती है। बकुल कथा की उपन्यास की नायिका है बकुल, जो अनामिका नाम से लेखिका के रूप में हमें चौंकाती है। अनामिका देवी को बंगाल की महिला पाठक समाज से आदर सम्मान प्राप्त है। अनामिका देवी की रचना से वे अभिभूत हैं, विगलित हैं। कारण वह स्त्रियों के हृदय की बात को समझकर लिखती हैं। बकुल कथा का भी संसार अनोखा है, जैसा कि हमने स्वर्णलता में पढ़ा ही है। प्रबोध चंद्र की 4 बेटियां हैं, चंपा, चंदन, पारुल और बकुल, जो अपना अपना एक अलग ही संसार निर्मित किए हुए जीवन की मंजिलों पर बढ़ती हैं। चंपा और चंदन तो पुरानी जर्जित रूढ़ियों के जाल में फंसकर रह जाती हैं। जैसा कि आपने स्वर्णलता में देखा ही है कि चंपा और चंदन की स्वर्णलता ने पहले शादी कर दी थी। पारुल की कोशिश की कुछ दिनों तक रोकने की, किंतु बकुल की शादी वो 16 वर्ष तक नहीं होने देती है। पारुल और बकुल की दृष्टि वर्तमान जीवन के मूल्यों के मानो हर क्षण और हर पल को नापती तोलती चलती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम बकुल कथा उपन्यास। बड़ी परिचित सी ध्वनि, शब्द भी बड़े जाने पहचाने। कुर्सी से उठकर खिड़की के पास गए बिना भी समझ में आता कि कौन लोग जुलूस में जा रहे हैं और क्या कहते जा रहे हैं। जुलूस तो चांद सूरज जैसी नित्य की घटना है। यह ध्वनि तो जैसे कान के पर्दे से लगी रहती है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मानो हर पल मस्तिष्क के कोश कोश में धक्का मारता है। माननी होगी, माननी होगी, हमारी मांगे माननी होगी। फिर भी कलम रखकर खिड़की पर आ खड़ी हुई अनामिका देवी। क्यों खड़ी हुई है? इसलिए कि जुलूस की नारेबाजी से लिखने में रुकावट पड़ रही थी, या कि निहायत ही अकारण कौतूहल से? शायद वही अकारण कौतूहल ही। मात्र यह जान लेना कि आज का यह विरोध किस नए अन्याय या अत्याचार के विरुद्ध है, वरना रास्ते के शोरगुल से लिखने की रुकावट आए, इससे तो काम नहीं चलने का। शहर कलकत्ता के ऐसे भीड़ भरे रास्ते के बिल्कुल मोड़ पर के मकान में जिसका आजन्म वास है, ऐसे कोलाहल में ही जिसके कलम पकड़ने का श्री गणेश हुआ हो, उसके लिए यह अभिलाषा कैसे संभव है? शांत एकांत में डूबकर लिखना चाहती हूँ मैं। शहर के साहित्यकारों को तो अजीबो गरीब शब्द ऊब लाने वाले कोलाहल और अनगिनत लोगों के आने जाने के बीच ही साधना जारी रखनी पड़ती है। प्रतिक्षण प्रतिकूलता से जूझना पड़ता है और बिल्कुल खामोश, शांत, बुझे हुए से ग्रामीण परिवेश ही क्या साधना के लिए नितांत अनुकूल होते हैं? वैसा परिवेश मिलता तो अनामिका देवी और अधिक लिख सकती, और उच्च स्तर की रचना, अधिकतर मननशील। शहर के और कवि साहित्यिकों की क्या राय है, वे क्या मनोभाव रखते हैं, अनामिका देवी को नहीं मालूम। मन की बातों का आदान प्रदान हो, ऐसी अंतरंगता ही उन्हें किससे है? परंतु
खुद वह ऐसा नहीं कहती, नहीं सोचती। उन्हें लगता है शहर की पल पल परिवर्तनशील उत्ताल जीवन तरंगों में ही साहित्य का तीखा और तप्त जीवनी रस है। शहर के अशेष वैचित्र्य में ही साहित्य के अनंत उपादान है। सूनेपन की शांति में गतिवेग कहाँ। शहर की नाड़ी सदा ही ज्वर तप्त चंचल है। इस ज्वर को उतारने की दवा किसी को नहीं मालूम। फिर भी यह बात सभी जानते हैं कि यही ज्वर शिल्प को, साहित्य को, जीवन चिंतन को प्रेरणा देता है। इसलिए अनामिका देवी को कोलाहल कभी बाधा स्वरूप नहीं लगता। वह हमेशा यही कहा करती हैं, मैं जनता में से एक हूँ, मैं जनता की लेखिका हूँ। कोलाहल से ही रस ग्रहण करना मेरा काम है। किंतु अनामिका देविका की वह कवित्री संजली दी, लेकिन वह और ही बात कहती है। तुझे धन्यवाद देती हूँ, इस कोलाहल में लिख लेती है। वह ऐसा ही कहेंगी, यह स्वाभाविक है। अनामिका देवी यदि जनता की है तो वह निर्जनता की। वह कवि हैं अपनी इच्छा की। नगर की बाहरी बस्ती के अपने घर की निसंगता में निमग्न बैठी इच्छा के फूलों को खिलाती हैं। वही शायद उनके संगी हैं। अनामिका देविका की भूमिका जुदा है। इस युग के और सब लोगों की तरह उन्हें दूसरों की मांगे पूरी करनी पड़ती हैं, दूसरों की इच्छा से परिचालित होना पड़ता है। मन में जुलूस की वह आवाज गूंजने पर भी मिटानी पड़ती है। अनामिका देवी खिड़की पर आ खड़ी हुई, नीचे की ओर ताका। एक अखंड मूर्ति के रूप में मनुष्य की दीवार बढ़ती जा रही थी। उससे एक यांत्रिक आवाज उठ रही थी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अनामिका देवी को एकाएक अनोखा सा कौतुक सा हो गया। इधर से अविराम प्रतिवाद होता रहेगा, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, और उधर अबाध गति से यह असहनीय चलता ही रहेगा। कोटि कल्पकाल की पृथ्वी की छाती पर कोटि कोटि वर्षों से चल रही है यह लीला। अन्याय और विरोध बगल बगल चल रहे हैं। आज का यह जुलूस खास कुछ है। यह बात उसकी लंबाई से समझ में आ रही थी। खत्म होते होते भी खत्म नहीं हो रहा था। आवाज कभी बुझ सी आती है कि पीछे से नई आवाज की लहर उठती है। आखिर बड़ी देर के बाद हल्की हो आई भीड़, फीकी हो आई ध्वनि। जो पीछे छूट गए थे वे दौड़े आ रहे हैं। उन्हीं लोगों की फांकों में दूसरे दूसरे राहगीरों के चेहरे दिखाई दे रहे थे। दूर बढ़ जाने वाली आवाज संभवतः कम होकर आने लगी। अनामिका देवी खिड़की पर से लौट आई, कुर्सी पर जा बैठी, कलम को उठा लिया, किंतु जैसे उन्हें याद नहीं आ रहा कि क्या लिख रही थी। अन्य मनसक की नाई एक बारगी ही अवान्तर एक बात याद आई, लिखने की बात नहीं, उस जुलूस की बात नहीं, देश के बहुविध अन्याय, अनाचार, दुर्नीति और राजनीति की बात भी नहीं। याद आया यह मकान जब बना था तो इस और उस और पड़ती जमीन पड़ी थी। अब पूरा रास्ता मानो दम रोके खड़ा है। यह मकान क्या आज बना? कितने दिन, महीने, बरस बीते। उसका लेखा जोखा लगाना हो तो शायद कागज पेंसिल लेकर बैठना पड़े। अनामिका देवी ने सोचा, इसकी शैशव, बाल्य, यौवन और इस प्रौढ़ावस्था सभी अवस्थाओं की साक्षी मैं हूँ, या यह मकान ही मेरे सभी दिन, महीने और वर्ष का साक्षी है। इसकी दीवार दीवार पर मेरी सारी बातें लिखी हुई हैं। अच्छा, दीवार क्या वास्तव में गवाही दे सकती है? वह क्या किन्हीं अदृश्य अक्षरों में सारी बातों को पकड़ कर रख सकती है? इतना कुछ रहा है विज्ञान, यह क्या कभी नहीं कर सकेगा? इन मूक मौन दीवारों को बुलाकर इतिहास की मुट्ठी में भर लेगा, निर्मूल इतिहास। कमरे के कोने में टेलीफोन बज उठा। अनामिका देवी फिर कुर्सी से उठी, रिसीवर को उठाया। लिखने वाली मेज पर ही टेलीफोन को रखना सुविधाजनक है, समय बचे, श्रम बचे, किंतु वह उसे कोने वाली टेबल पर ही रखती हैं। यह एक प्रकार का शौक है उनका। बार बार उठना पड़ता है, फिर भी रुक रुक कर विराम देकर बोली, हाँ हेलो, मैं बोल रही हूँ, कहिए क्या कहना है? नई पत्रिका निकाल रहे हैं? खुशी हुई, मेरी शुभकामना। सफलता चाहती हूँ। रचना यानी कहानी? अरे पागल हुए हैं, करूँ भी क्या? असंभव है असंभव। गुंजाइश होती तो ना नहीं करती। ठीक तो है, चलने दीजिए, फिर देखा जाएगा। क्या क्या कह रहे हैं? आप ना कहूँ? उम्र में आप मुझसे बहुत छोटे हैं। ठीक है, तुम ही कहा करूँगी, मगर कहानी तो नहीं दे पा रही हूँ। क्या कहा? वचन दे रखूँ? ना, मुझसे नहीं होगा, नहीं होने का। वादा करके बैठी नहीं रह सकती। वह मुझे बिच्छू के डंग सा लगेगा। ओह, बहुत जरूरी है, समझ गई, लेकिन उपाय क्या है? उपाय क्या है यानी? निरुपाय। इसके बावजूद
उधर से अपनी निरुपायता दोहराई जाती है और बोलने में कॉमा सेमीकोलन की ऐसी गुंजाइश नहीं रहने दी अनामिका देवी कहीं पूर्ण विराम बिठा दे। सो अंत में कहना ही पड़ा, अच्छा देखूंगी। उधर से उद्दंड कंठ की ध्वनि ने दीवार पर धक्का मारा। जी नहीं, देखना वेखना नहीं, मैं नाम की घोषणा किए दे रहा हूँ। फोन रख दिया। अनामिका देवी खूब जानती है, अब यदि वह रचना नहीं दे पाए तो वह भावी संपादक जी यहाँ वहाँ रोते फिरेंगे। अरे करूँ भी क्या, कोई अगर वचन देकर रचना दे ना दे, अपने देश की तो यही हालत है। किसी का जरा नाम हुआ नहीं, अहंकार से कुप्पा, अपनी भी गति नहीं। उन लोगों की रचना लिए बिना भी कहते तो जरूर हैं, पर असली भरोसा रहता है उन्हें सिनेमा सितारों की तस्वीर पर। वे कैसे चलती हैं, किस अदा से केला मुंह में डालती हैं, होली पर रंग कैसे खेलती हैं, आदि इत्यादि। उनकी पत्रिका का मूल जीवन रस वे अदाएं हैं, उसके सिवाय फीचर है। फिर भी कहानी उपन्यास भी जरूरी है। हर तरह के ही पाठकों को मुट्ठी में रखना है ना, और इसके लिए नामी लेखकों की रचनाएं ही निरापद हैं। पांडुलिपि पर नजर डालने की जरूरत नहीं, सीधे प्रेस से। ये नए संपादक जी भी इसके सिवाय कुछ नया करेंगे। पहले शायद संवादिकता का एक पवित्र दायित्व था। संपादक लेखक तैयार किया करते थे, पाठक भी। अनामिका देवी ने यह देखा नहीं है, ऐसा नहीं, उन्होंने स्वयं ही अपने जीवन में वह उदार आश्रय पाया है। लेकिन कितने दिनों के लिए वह आदमी गुजर गए। उसके बाद जाने कैसे अनामिका देवी इस हाट में खड़ी हो गई, चला रही हैं। बंगाल की पाठक पाठिकाएं अनामिका देवी को चाहते हैं। रिसीवर रखकर वह फिर कलम लेकर बैठी। उन्हें अपनी भतीजी शंपा की बात नए सिरे से याद आई। बुआ जी, इतनी बार उठ बैठ करना पड़ता है तो फोन को अपनी लिखने वाली मेज पर ही रख सकती हो। उन्होंने अपने जवाब को भी याद किया। ना, टेबल पर फोन रखने से कमरा दफ्तर जैसा लगता है। कहती तो खैर यही है, लेकिन और भी कारण है, और वही शायद वास्तविक कारण है। जब तभी एक ताजा और सप्रतिभ गला बोल उठता है, जरा शंपा को तो बुला दीजिए। अनामिका देवी बुला देती हैं। खुशी से छलकती हुई आकर शंपा फोन थाम लेती है। बुआ की ओर पीठ और दीवार की ओर मुंह करके धीमी आवाज में मिनटों बात करती। घंटा भी हो जाता। टेबल पर फोन रखने से दोनों को ही असुविधा होती। शंपा के जीवन में अभी प्रेम की एक नई घटना चल रही है। अभी वह हर दम खुशी से डगमग रहती है। अनामिका देवी ठीक ठीक जानती नहीं, सच पूछिए तो अब सब खबर रखती भी नहीं, लेकिन जहाँ तक उनकी धारणा है उस हिसाब से इसे मिलाकर शंपा का यह 5.5 पार हुआ। साढ़े यानी यह भी चल रहा है, अर्थात आधी राह पर है। शंपा पहली बार प्रेम में पड़ी थी अपने दूर के नाते ममेरे भाई बुबुल के। शंपा की उम्र उस समय 11 थी, बुबुल की करीब 17। पास ही के किसी स्कूल में से फाइनल पास करके स्थान के अभाव से दूर के रिश्ते की बुआ के यहाँ रहकर वह कॉलेज में पढ़ने के लिए आया था। चांद जैसा लड़का, मधुर स्वभाव, अकिंचन भी नहीं। बाप काफ़ी रुपए भेजता था, आपत्ति किसे हो। बुआ को भी नहीं हुई, यानी अनामिका देवी की छोटी भाभी को, किंतु जोरदार आपत्ति हुई उन्हें भतीजी के साथ बेटी के प्रेम में पड़ जाने पर। उन्होंने पहले घर में मुफ्त ही ढेरों आने वाली सिनेमा पत्रिका, जिसके लिए अनामिका देवी जिम्मेदार हैं, उनको दोष दिया। अनामिका देवी की लिखी प्रेम कहानियों की ओर कटाक्ष किया। उसके बाद बेटी की रुई की भांति धुनाई की और भतीजे को अपनी राह देखने को कहा। 11 साल की लड़की का यह इलाज किया गया। अनामिका देवी की छोटी भाभी ने सोचा, चलो सबक दे दिया, बेटी अब प्रेम में नहीं पड़ेगी। किंतु कैसी मिथ्या यह आशा। शंपा 12.5 साल की उम्र में ही फिर प्रेम में पड़ी। मोहल्ले की स्टेशनरी दुकान के एक सेल्समैन छोकरे के साथ कॉपी, पेंसिल, रबड़, पिन, चॉकलेट आदि खरीदने में परिचय हुआ, और उसके बाद जाने कब वह परिचय प्रेमालाप के प्राय में जा पहुंचा। बिना पैसे के चॉकलेट आने लगे। यह बात काफ़ी दिन तक दबी रही। मोहल्ले के ही किसी और लड़के के द्वारा उद्घाटित भी हुई। शायद वह खुद उम्मीदवार था, अतः भांडा फोड़कर अपना आक्रोश मिटाया। घर के लोग जब जान सुन गए तो कुछ दिनों तक शंपा की गतिविधि पर चौकस दृष्टि रखी गई। शंपा की जरूरत की चीजें खरीदकर ला देने का जिम्मा उसके पिता ने लिया, परंतु शंपा को जरूरत चीजों की नहीं, प्रेम की थी।
अतएव कुछ दिनों तक शंपा मुरझाई सी घूमती रही। उसके बाद फिर दूसरे पेड़ पर खोता लगाया, अब की एक सहपाठिनी का बड़ा भाई। घर तक यह खबर पहुंचने की बात नहीं थी, क्योंकि सहपाठिनी सहायिका थी। अपनी मित्र और अपने भाई को अगोरे रखने की जितनी भी बुद्धि कौशल के प्रयोग संभव थे, उनमें उसने कोई कोर कसर नहीं रखी। फिर भी खबर आ पहुंची। आई अनामिका देवी के पास प्रणय भंग के बाद। अपनी लेखिका बुआ से शंपा खुद ही कह बैठी, क्योंकि शंपा की उम्र अब बढ़ चुकी थी, साहस भी बढ़ गया था। अनामिका देवी के 3 तल्ले मकान के इस कमरे में आकर एक दिन बोली, कहानी का एक प्लॉट लोगी बुआ? उसके बाद वह मजे से एक प्रेम कहानी कह गई। फिर बताया, इसकी नायिका वह स्वयं है। धड़ल्ले से सब कुछ सुना जाने के बाद हंसते हंसते लोटपोट होकर बोली, तुम ही कहो बुआ, ऐसे बुद्धू मार का छोकरे से कभी प्रेम चलाया जा सकता है या उसे बर्दाश्त भी किया जा सकता है? अनामिका की अपनी कहानियों की बहुतेरी नायिकाएं ही बेपरवाह मुखरा प्रखरा हैं, फिर भी वह अपने सहोदर भैया की बेटी, अपने पिता की पोती की ऐसी स्वच्छंद वाक भंगी की ओर अभिभूत आंखों ताकती रह गई। शंपा ने कहा, लिली, तू तो मुझ पर आग हो गई। उसके बड़े भाई का अपमान हुआ, होना स्वाभाविक ही है, अनामिका देवी ने कहा था। शंपा ने हंसते हुए कहा, लेकिन किया क्या जाए, अभी 19 साल पार नहीं हुआ और अभी अभी तो 3rd ईयर में दाखिला हुआ है। कहता क्या है, अपनी बुआ से कहकर ही ब्याह की चर्चा चलाओ ना। अनामिका देवी ने मुस्कुराकर कहा था, तुमने भी तो अभी स्कूल की चौखट नहीं पार की और 15वें साल में कदम रखा है। मेरा क्या, ब्याह करने की चिंता मैं पड़ी हूँ क्या? प्रेम करती हो? शंपा तनिक भी अप्रतिभ न होकर बोली थी, वह और बात है, वह एक चार्म है, थ्रिल भी कह सकती हो, लेकिन ब्याह? खैर, उस बुद्धू को छोड़कर शंपा कम से कम मुरझाई सी नहीं घूमी। वह तैराकी क्लब में भर्ती हो गई, लाड़ से सितार खरीदवाया। माँ, बुआ, बाप, दादा सबने सोचा, चलो यह बुरा नहीं, लड़कों के साथ चुहल करते फिरने से तो अच्छा है। भैया उस समय अपनी ही धुन में मस्त था, एक स्कॉलरशिप का जुगाड़ बैठाकर विलायत जाने के चक्कर में था। तुझ एक बहन है या नहीं, यही याद नहीं। और फिर शंपा की माँ भी बेटी का यह मामला बेटे की जानकारी से दूर ही रखने की कोशिश करती थी, जो भी डांट टपट चुपचाप, परंतु शंपा को चांद चाहिए। शंपा अपने तैराकी क्लब के एक मास्टर जी के प्रेम में ऊब डूब करने लगी, और शायद वह भी इसका सदुपयोग करने लगे। तैरने के घंटे बढ़ने ही लगे, साथ साथ बढ़ने लगा शंपा का साहस। इसलिए माँ बाप क्रमशः शासन करने का साहस खो बैठने लगे। भैया तो समुद्र यात्रा में निकल पड़ा। शंपा का हौसला और भी बढ़ गया। एक बात कहो तो वह 100 सुना देती। घर लौटने में रात हुई, इस पर बकझक करने से दूसरे दिन और ज़्यादा रात कर देती। घर से निकलना नहीं होगा, कहा कि पैरों में चप्पल डालकर उसी क्षण निकल पड़ती। कहती, तुम लोग गए बीते युग में रह रहे हो क्या? बाप ने खींच कर कहा, जहन्नुम में जाए, जो जी में आए करे। अनामिका देवी ने कहा, अरे पापा, कोई अच्छा सा लड़का देखो, सब ठीक हो जाएगा। समय पर ब्याह नहीं होने से ही आजकल लड़कियां ऐसी बर्बर हो रही हैं। बात यह लेखिका जैसी नहीं, नेहायत मौसी बुआओं वाली जैसी थी। शंपा की माँ ने बात को उड़ा दिया, बोली, अभी तो 1st ईयर में पढ़ रही है, अभी ब्याह करना चाहो तो लोग क्या कहेंगे? और फिर इस उम्र के लायक योग्य लड़का ही कहाँ मिलेगा? अपने युग की तरह 10-12 साल का दूल्हा तो नहीं पकड़ कर दे सकती, तो फिर करना क्या? शंपा ही लड़के के साथ घूमने फिरने लगी। उस आदमी की बातचीत बड़ी एकांगी सी थी, इसलिए उस तैराक को एक दिन उसने छोड़ दिया। उसके बाद कुछ दिन वह जोर जोर से पढ़ने में लग गई। लगा मन कुछ उसका स्थिर हुआ।